हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टॉक शोज की श्रृंखला हम आयोजित करते हैं और वन टू वन टॉक करते हैं अपने मेहमानों के साथ, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ, विद्वानों के साथ। आ, इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, मेरी ओर से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो राजनीतिक परिदृश्य से आते हैं और नाम है श्री वैभव माहेश्वरी। स्वागत है आपका। नमस्ते। वैभव जी आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ हैं, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं, शुरुआत से ही इसी पार्टी के साथ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दोस्तों, भारत के अंदर पिछले कुछ वर्षों में जो राजनीतिक दृश्य बदला है उसके अंदर एक बहुत ही भूमिका आम आदमी पार्टी ने भी निभाई है, क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी है और दिल्ली में उनका कैसा राज्य है ये आप सबको विदित है। कैसे अच्छे कार्य केजरीवाल जी ने, सिसोदिया जी ने मिलकर किए हैं, बाकी पूरी टीम ने किए, रादर मैं कहूंगा। तो उसी से प्रेरणा लेके अभी जो नए फैसले हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा दूसरे राज्यों के अंदर भी अपना विस्तार करने का, और अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर एक्टिवली भाग लेने का उनको जो निर्णय है वो भी स्वागत योग्य है। इसी संदर्भ में वैभव जी से बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश के चुनाव में और साथ में उत्तराखंड के चुनाव में, क्योंकि वो प्रमुख है अपना उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के, तो क्या भूमिका रहेगी, क्या तैयारियां हैं, किस किस्म के सीन वो आते हुए देख रहे हैं, किन से मुख्य फाइट होगी और उत्तर प्रदेश की हवा किस ओर बह रही है। वैभव जी, उत्तर प्रदेश की हवा किस ओर नमस्कार बह रही है? हवा किस ओर बह रही है उत्तर दिनेश प्रदेश जी। के अंदर? उत्तर जी प्रदेश एक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है। ये तो हमें यहाँ उतरने के पहले ही पता था। जी लेकिन जहाँ बहुत परिस्थितियां विषम होती हैं वहीं पर बहुत ज्यादा संभावनाएं भी होती हैं। मैं जी कहता हूँ राजनीति के लिहाज से ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है, जहां जी पर अगर सही मुद्दों की राजनीति की जाए तो जनता बहुत स्वागत करेगी। बस चैलेंज इस बात का है कि हम उन तक अपनी बात पहुंचा ले जाए। जी और ये उत्तर प्रदेश की एक तो भौगोलिक स्थिति की वजह से भी काफी कठिन काम है। बहुत बड़ा है, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत इंटीरियर्स में जनता बसती है। और दूसरा एक चैलेंज ये भी है कि उत्तर प्रदेश को कभी मुद्दों की राजनीति का स्वाद चखने को मिला नहीं, क्योंकि हम्म हमेशा यहाँ जाति, धर्म और तमाम तरह के जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं यहाँ की, उनके ऊपर उलझा के रखा गया। तो पॉलिटिक्स हमेशा इशू सेंट्रिक यहाँ पर नहीं रही। तो एक ये नई तरह की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जनता के माइंडसेट को ये समझाना, सबसे पहली बात कि आपका भी हक है कि आपको भी बच्चे को शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले, जी आपको सही इंसाफ मिले। ये एक जी समझाना चैलेंज है। तो आम आदमी पार्टी अभी स्टडी कर रही है कि इन सब चैलेंजेस में हमें अपने आप को किस तरह से ढालना है और जी लोगों तक पहुंचना है। तो उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे लिए भी लर्निंग होगी, और हम जरूर कुछ यहाँ की जनता को एक अच्छा विकल्प दे पाने में सक्षम होंगे। अभी आगरा में एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है, उसमें काफी लोग आए थे और कैसा रेस्पॉन्स था? क्या लोगों का कहना है, किस किस्म का उत्साह है लोगों में? तो जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ की राजनीति को बदलना चाहते हैं और राजनीति को एक नया फ्लेवर देना चाहते हैं। आज जहां एक रंग को हावी करके हिंदू को, मुसलमान को बांटा जा रहा है, लोगों को रंगों से पहचान करने को कहा जा रहा है, लोगों को कपड़ों से पहचान करने को कहा जा रहा है, लोगों के खाने पीने, उनके धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव करने को कहा जा रहा है, वहां पर हम तिरंगा यात्राएं निकालकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तिरंगे के नीचे जो खड़े हैं, इस तिरंगे के आसपास जो खड़े हैं वो भारतीय हैं, और जो भारतीय हैं वो चलेंगे भारत के संविधान से। और संविधान ये नहीं कहता कि आप कुछ पहनते हो तो आपके अधिकार अलग हैं, आप कुछ और पहनते हो तो आपके अधिकार अलग हैं, आपके धर्म, आपकी जाति के आधार पर आपके अधिकार अलग हैं। संविधान ये नहीं कहता। तो तिरंगा यात्रा का जो पर्पस है वो ये है कि इन सारे, ये भगवा सफेद और हरे के बीच में शांति हो, सफेद हो, ये यात्रा का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस देश में संविधान का राज होना चाहिए, पार्टियों का राज नहीं होना चाहिए। इस देश में राजनेताओं का राज नहीं होना चाहिए, जनता का राज होना चाहिए। तिरंगा यात्रा के जरिए हम थोड़ा सा लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। और तिरंगा यात्राओं के अंदर जो जन सैलाब उमड़ रहा है, आप देख रहे हैं किस कदर जो लोगों का रिस्पॉन्स है, वो देखकर जनता के मन में भी भरोसा आ रहा है कि ऐसा हो तो सकता है।
वैभव जी, आजकल उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में सिर्फ धर्म की बात होती है। धर्म के नाम पर ही नीतियां बनती हैं, धर्म धर्म के नाम पर मारा पीटी और लिंचिंग भी होती हैं। बहुत कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है। कहीं ना कहीं एक कट्टरपन जो होता है वो हमारे समाज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आम आदमी के अंदर कितनी चिंता व्याप्त होती देखिए, ये बात सही है कि हम लोगों की रोजमर्रा के जीवन और उससे जुड़ी हुई राजनीति को धर्म के कलर में पेंट करने की बहुत ही गंदी साजिश सालों से चलती आ रही है और अभी ये अपने चरम पर है। है जी। लेकिन जो लाइनें हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बहुत ही मतलब मूल भाव यही है कि हर मजहब में, किसी मजहब में ये नहीं लिखा कि दूसरे मजहब से आपको नफरत करनी है या उसके लोगों को परेशान करना है। और कोई भी अपनी लाइन को, दूसरे की लाइन को काट के अपनी लाइन बड़ी नहीं की जाती। आप अपने मजहब के, सबको अपना अपना सम्मान करना चाहिए। लेकिन उससे भी ऊपर क्या होता है कि हम भारतीय हैं, हम जी। भारत के संविधान से बंधे हुए। हम जी। भारत के संविधान के नाते हमारे कुछ अधिकार भी हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज जी। में हमें सभी नागरिकों का सम्मान करना पड़ेगा और सबको बराबर का मानना पड़ेगा। और हम्म। अधिकार में हमारा यह है कि सरकार को भी हमें वो अधिकार देने पड़ेंगे जो संविधान में हमारे लिए लिखे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कि धर्म की राजनीति जो है वो उन राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा मुखौटा है जो राजनीतिक दल लोगों का जो अधिकार है वो छीनना चाहते हैं। और जब वो छीन रहे हैं और आप उन पे सवाल ना उठा सकें, इसलिए आपकी धार्मिक आस्थाओं को इस्तेमाल करके आपको उनके अंदर जकड़ के और दूसरे धर्म से आपको एक कृत्रिम या कहिए कि जो आर्टिफिशियल एक खतरा बता के आपको ये डराया जाता है कि आपको उनसे खतरा है, इसलिए आप हमें वोट दो, हम आपके रक्षक बनेंगे। और उसकी आड़ में आपकी जेब काट ली जाती है बिजली के बिलों के जरिए, पेट्रोल के जरिए, डीजल के जरिए, आपकी महंगाई बढ़ा के। तो कुल मिला के आपकी जेब कट रही है, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कोई आपको बचा रहा है, वो बचा नहीं रहा है, वही आदमी आपको लूट रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम ये देखें कि हमारे बच्चों के लिए जो पैसे हम कमा रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, कोई बीच में उसको छीन रहा है पेट्रोल जी। के जरिए, बिजली के बिलों के जरिए और महंगाई बढ़ा के। और हमको उसने ये पट्टी पढ़ा रखी है कि हम किसी दूसरे कथित धर्म से तुम्हें कथित तौर पर रक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। हिंदुस्तान हमेशा से एक सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला, यहाँ तो मुगलों का शासन रहा तब भी कोई खतरे में नहीं था, जी। यहाँ अंग्रेजों का शासन था, हमने निकाल के बाहर कर दिया। और जी। आज जब इतना प्रोग्रेस करके हिंदुस्तान के लड़के बाहर की कंपनियों में जाके अपना नाम कमा रहे हैं, जहां पर आबादी का रेशियो इतना ज्यादा है, जहां पर ह्यूमन इंडेक्स इतना, तो आज हमको धर्म का खतरा बताया जा रहा है। इसका मतलब कि एक बहुत ही घृणित राजनीति का हमको शिकार बनाया जा रहा है। और धर्म जो है उसका सिर्फ एक मोहरा है, वो कोई असली मुद्दा नहीं है, वो नकली मुद्दा बना के पेश किया जा रहा है। एक चिंता यहां से भी निकलती है वैभव जी कि बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति इस देश के अंदर, हाईली एजुकेटेड, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, आप भी तो इंजीनियर हैं, और बहुत बड़ी तादाद में जो कि हाईली क्वालिफाइड है, वो शायद एक उस वर्ग की ओर झुकाव करके बैठे हैं, आंखें बंद करके, जिन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि 200 रुपए पेट्रोल होगा तो भी दे देंगे, 500 रुपए दाल होगी तो भी दे देंगे। ये कैसी मानसिकता विकसित हो रही है पढ़े लिखे लोगों में? साधारण सा प्रश्न। मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है बहुत दोहरा चरित्र है। हम अंदर से सब परेशान है, सब परेशान है, घर का किसी का खर्चा नहीं चल रहा। या जो लोग फिर भी ये कह रहे हैं परेशान नहीं है, तो आप यही कहिए कि जिसके पैर ना पड़ी बिवाई तो वो क्या जाने पीर पढ़ाई पढ़ाई। तो जिसके पास, जिसकी आमदनी ज्यादा है, खर्चे कम है, उसको ये चुनने का अधिकार है कि वो धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति में खुश रहेगा। लेकिन जिसके खर्चे ज्यादा, आमदनी कम है, उसको तो ये सोचना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। हर चीज का कारण तो जानना चाहिए, कौन किसका जिम्मेदार है। अगर हमें एक छोटी सी, एक बच्चा हमारा फेल भी हो जाता है या उसके नंबर कम आते हैं, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इसका क्या कारण है, कहीं कोई कमी रह गई। और उसके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं कि उसका कहाँ कमी रह गई इसकी पढ़ाई में। यहाँ कमजोर है, यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर ठीक है। तो जिस तरह से हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने घर को, बजट को चलाने के लिए, एक छोटा सा मोबाइल खरीदने के लिए हम जितने कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें कितनी मेमोरी है, इसका कैमरा कितना है, इसकी कीमत के
आधार पे हमको इसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम राजनीति चुनते हैं और पार्टी चुनते हैं तो सब कुछ भूल के वही सब नारे, उन्हीं सब धार्मिक उन्माद के चक्कर में आके हम राजनीति चुनते हैं और ये भूल जाते हैं कि जैसे ही हम गलत राजनीति चुनते हैं हमारे बच्चों के ऊपर सबसे पहला असर पड़ता है। महंगी फीस, महंगी दवाइयां, महंगा पेट्रोल, महंगा सामान और सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं और लूट के नाम पर सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग भी अपना जब घर का कैलकुलेशन करना होता है तो बहुत अच्छा करते हैं, अपने बच्चे को उन्हें बाहर पढ़ाना है और मल्टीनेशनल कंपनीज में वो करना है। लेकिन अब अपने धर्म के जो गांव के लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि वो धार्मिक यात्राओं में और धार्मिक उन्माद में और एक दूसरे को मारने पीटने में लगे रहे। ये एक बहुत ही दोहरा चरित्र है, इससे सावधान रहने की जरूरत है और इसको हर जगह पर इसको काउंटर करने की भी जरूरत है। वैभव जी, एक छोटा सा कुछ एक मुख्तलिफ एक अलग सा प्रश्न है। भारत जब आजाद हुआ था, अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल होने को है, तो ऑलमोस्ट 2-3 जगह को, शहरों को छोड़ के, जिसमें मुंबई मेन था उसको छोड़ के, जहां मैं भी हूँ, अदरवाइज भारत सारा का सारा गरीब था। कलकत्ता, दिल्ली थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे। बिजली भी कहीं नहीं थी, भारत के 99% गाँव में बिजली भी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। और सारे के सारे राज्य करीब करीब बहुत ज्यादा गरीबी में थे, चाहे दक्षिण के हों, पूर्व के हों, उत्तर हों, पश्चिम के हों। ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम भारत और दक्षिण भारत तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। राजनीति तो वहां भी थी सर, और राजनीति उत्तर भारत में भी थी। ऐसा क्या फर्क आ गया, ऐसा क्या अंतर आया कि वो तो आगे बढ़ते चले गए शिक्षा के अंदर, हेल्थ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, पर कैपिटा इनकम के अंदर। एक वो अलग भारत है, उस भारत को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप पश्चिमी भारत को और दक्षिण भारत को कंबाइन करके 6 स्टेट्स को अलग निकाल दें तो ऐसा लगता है कि बाकी भारत अभी भी 50 साल पीछे है इनसे। ये अंतर इतना बड़ा कैसे आ गया? आप तो एक विचारक भी हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछने को मन करता है। है, वाकई क्योंकि आ, ये क्या हो रहा है? ये राजनीति थी, दल थे, वहां भी सोच ऐसी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर शिक्षा, लिटरेसी, सोशल इंडिकेटर, हर चीज इंप्रूव होती होती चली गई और बाकी भारत पिछड़ता चला गया। ये वाकई बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हिंदी बेल्ट है इसमें जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है वो नॉन हिंदी बेल्ट के मुकाबले बहुत ही अलग रहा है और खासतौर से वेस्ट और साउथ ने बहुत तरक्की की है। मैं अगेन इसका कारण जो है वो यहाँ के खराब राजनीति को ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ की राजनीति ने मुद्दों की राजनीति नहीं करी और जनता ने उनको कभी आईना नहीं दिखाया। जनता ने ये तो गुस्सा यहाँ दिखाया हर बार कि एक पार्टी से वो नाराज हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी को ले आते हैं, दूसरी से नाराज हो जाते हैं फिर पहली या तीसरी को ले आते हैं। लेकिन उससे सिर्फ पार्टियां बदल रही हैं, उससे कोई सिस्टम नहीं बदल रहा। उससे दो पार्टियां हैं, दोनों के एजेंडा में शिक्षा नहीं है, दोनों के एजेंडा में अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, दोनों के एजेंडा में या तो इस वर्ग की तुष्टीकरण है या दूसरे वर्ग की तुष्टीकरण है। तो कुल मिला के इन टोटालिटी हमें कुछ मिलता नहीं है, हम उन्हीं धार्मिक जालों में फंसे रह जाते हैं। दूसरा ये कि हमारा नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा सा साइंटिफिक एटीट्यूड की कमी है। जब हमारा अप्रोच साइंटिफिक होगा, जब हमारा अप्रोच लॉजिकल होगा, तो हम उस तरह के ही आचार व्यवहार करेंगे और उस तरह के ही अपने काम करेंगे। तो यहाँ का आदमी मूल मुद्दों से भटक जाता है, क्योंकि एजुकेशन अच्छी नहीं है और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। वो टेम्परामेंट को डोमिनेट किया है रिलीजियस मान्यताओं ने और हमारे तमाम तरह के प्रोसीजर्स ने। जो रिलीजियस प्रोसीजर्स हैं उसमें हम ज्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं, उनको हम ज्यादा वैज्ञानिक मानते हैं। हम जैसे आप आज भी गांव में देखिए कि अगर सांप काट ले या कुछ ऐसा हो जाए तो उसको सबसे पहले झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास अभी भी नहीं लेके जाते, तो उसमें बहुत सारी मौतें हो जाती हैं। तो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है और ये सबसे बड़ा कारण है किसी भी देश के पतन का। और इसमें क्या कहें, इसमें एजुकेशन की ही जरूरत है और कोई भी ऐसी सरकार जिसका प्राइम फोकस एजुकेशन है तो वो इस। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपको म्यूट हो गया आपका माइक। जी जी। सॉरी जी। हाँ, अभी मेरे पास एक कल परसों ही फिगर्स आए हुए थे, जो एक तरह से जो आपने बात कही उसकी कहानी को बयान करते हैं, देखा जाए तो। कि थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ इसलिए बीच में आता है उत्तर प्रदेश पे और उत्तराखंड पे भी, कि एक फिगर आए थे कि भारत में इस साल करीब करीब 70 लाख ब्लू कॉलर्ड जॉब्स पैदा होंगे, 2021 का अनुमान है। 70 लाख। 70 लाख में से
51% सिर्फ तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। और अगर इसके अंदर आप क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश को और गुजरात को मिला लें तो ये लगभग 80% हो जाते हैं। यानी कि सारी इंडस्ट्री की बेल्ट जो है वो यहां से आ रही है। एक परिदृश्य बदला, परिदृश्य बदलता है जीएसटी के आने के बाद। वो परिदृश्य ये था वैभव जी कि जो कंजप्शन है वो बेस बन जाएगा टैक्सेशन का। इससे पहले जो प्रोडक्शन था वो बेस था कि जिसके इंडस्ट्री ज्यादा तो उसको टैक्स ज्यादा आता था। तो देखा जाए तो जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई अभी वो ज्यादा फिर भी कामयाब है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आता है, जीडीपी क्रिएट होता है, सब कुछ होता है। और ये होने के बाद अब जबकि जीएसटी कंजप्शन बेस्ड हो गया है तो वो उत्तर भारत के स्टेट अब कुछ समझते नहीं कि हमें मतलब पैदा करने की जरूरत है और हम कंज्यूम करते रहेंगे आबादी के आधार पर और हमें टैक्स मिलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये भी तो एक लॉपसाइडेडनेस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इंडस्ट्रीज का खाली यही मतलब नहीं है कि सरकार को कितना टैक्स आता है। इस देश में खाली सरकार थोड़ी है, सरकार है तो जनता है। मेन बात तो जनता सेंट्रिक पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज का मतलब सीधा ये है कि जो जॉब्स हैं वो जॉब्स मिलती हैं। जब जॉब मिलती है तो लोगों की जेब में पैसा जाता है और उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बनती है, तब वो जाके मार्केट में पैसा खर्च करते हैं। अब आप इंडस्ट्री लाओ मत, रोजगार के मौके हो नहीं, और आपके कंजम्पशन बेस्ड टैक्स पर अगर आप डिपेंड करते हो तो कंजम्पशन हो कहाँ रहा है, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी कम हो गई लोगों की। लोगों का पैसा जो पहले 20 जगहों पे जाता था अब सिर्फ 3-4 जगहों पे जाता है। उसको अपने बिजली का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है और अपने पेट्रोल डीजल का और गैस का वो करना है। 4-5 ऑर्गेनाइज जगह पे। ओपन मार्केट में पैसा जाने के लिए अब लोगों के पास है ही नहीं। और इसकी वजह से जो लोगों का आमदनी का रेट हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स है, तमाम और ऐसी चीजें हैं जिनको फिगर्स में कैलकुलेट नहीं किया जाता लेकिन लोगों के चेहरे से दिखाई पड़ता है। आज आप यहाँ के लोगों को देखिए, उनके चेहरे पर एक नेचुरल हैप्पीनेस खो गई है कहीं पर। त्योहारों में रौनक नहीं बची। आप जिन धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म त्योहार इन सब ने डोमिनेट करके रखा है। आज उन त्योहारों में लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं है, क्योंकि नए कपड़े खरीदने का जो उत्साह हमारे पास पहले हुआ करता था, आज त्योहार आने पर पहले चिंता हो जाती है कि कैसे करें। ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास की मैं बात बता रहा हूँ। तो खाली इस तरह से कैलकुलेट करके किसी भी देश के या प्रदेश के डेवलपमेंट को प्लान नहीं किया जाना चाहिए कि इंडस्ट्री लगा के टैक्स किस तरीके से आता है। आखिरी आदमी जिसकी जेब में पैसा होगा और वो अगर अपने उस पैसे से खर्च करके कुछ बचा भी ले जाता है तो वो सही मायने में एक हैप्पी राज्य की परिकल्पना है। दिल्ली में हम यही करके दिखा रहे हैं कि लोगों को उनके बेसिक खर्चों से हमने फ्री किया। और जो वजह है कि दिल्ली के जो बजट ने उछाल मारी है और दिल्ली की सरकार का बजट प्रॉफिट में रहता है। भाई वहां तो कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में है नहीं, एग्रीकल्चर एरिया है नहीं, सर्विस इंडस्ट्री है, उसका जो टैक्स जाता है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। इनकम टैक्स बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली का सारा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। खाली जीएसटी पे दिल्ली चलती है। लेकिन जीएसटी पे दिल्ली तब चलेगी जब लोग खर्च करेंगे, खरीदेंगे। खरीदेंगे कब? जब सरकार उनको उनके मूल खर्चों से मुक्ति दिलाएगी। वो काम हमने किया। दिल्ली के मार्केट्स में थोड़ी रौनक है और प्रदेश के मुकाबले और लोगों के मुकाबले वहां पर थोड़ी सी परचेज कैपेसिटी बढ़ी है। हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, तो आपको ताज्जुब होगा जान के कि इससे दिल्ली सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि महिलाओं को निकलने का मौका दिया। अब निकलेंगी तो खाली बस यात्रा तो नहीं करेंगी, जाएंगे तो मार्केट जाएंगे, ये खरीदेंगे, बात, शॉपिंग ये करेंगे। इस बात में कुछ ना तो कुछ इसका आपका एक पूरा तथ्य है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का ये प्लान है। इससे उनका एम्पावरमेंट होता है। जो महिला पहले ट्रैवल के खर्चे की वजह से कोई कोचिंग नहीं कर सकती थी, कहीं दूर की जॉब नहीं कर सकती थी कम सैलरी की, आज वो कर सकती है। जब करेगी तो जब हम उसको इनेबल करेंगे तो वो मार्केट में खर्च भी होगा। तो सरकार को, जनता को, सबको फायदा ही फायदा है वेलफेयर स्कीम से। हम वेलफेयर स्कीम को शट डाउन करते चले जा रहे हैं और हम कहां कहां से पैसा निकाल सकते हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, इस पर तुरंत काबू पाया जाना चाहिए। कल एक ऐसे एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट आया हुआ था इकोनॉमीज के ऊपर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया उसमें बांग्लादेश के बारे में। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड व्यूअर्स आल्सो। जी जी। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को कोट किया उन्होंने, अगर बांग्लादेश में वहां पे महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा एक्चुअली परसेंटेज वाइज, तो टोटल नहीं परसेंटेज वाइज, कि अगर वहां पे 1% महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, 1%, इट एड्स टू जीडीपी टू द अमाउंट ऑफ 0.31%। वाह ये सी
ये जो फैक्ट निकल के आया उसने मुझे भी चौंकाया, हालांकि मैं खुद रेवेन्यू सर्विसेज से रहा हूं, कि ये चीज 1% महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो 0.31% जीडीपी बढ़ जाता है बांग्लादेश का। तो मुझे लगा कि भारत जैसे राज्य के अंदर, भारत जैसे एक देश के अंदर जहां महिलाएं अब निकल कर बाहर आ रही हैं, और आपने वो एग्जाम्पल दिया कि बसों में उनकी यात्रा मुफ्त की, तो बाहर निकलेंगी तो वो सिर्फ ट्रेवल करने के लिए थोड़ी निकलेंगी, कोई काम करेंगी, कोई हो सकता है किसी नौकरी ढूंढने जाएंगी, या कोई सेल करने जाएंगी, किसी से मिलने जाएंगी, कोई शॉपिंग करने जाएगी, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और बिल्कुल इमीडिएटली मैं उससे लिंक जोड़ पाया कि मैंने कहा ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये जो तथ्य है, जो फैक्ट है, ये इंडिया के ऊपर भी लागू हो सकता है कि अगर 1% महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो उसका सीधा असर हमारे जीडीपी की ग्रोथ के ऊपर पड़ सकता है पॉजिटिवली। खैर वापिस आते हैं अपने विषय पर। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, सबसे पहले छोटा सा एक आपसे उत्तराखंड के बारे में सुन लेते हैं। हालांकि आप यूपी के प्रभारी हैं, लेकिन उत्तराखंड भी एक तरह से पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था देखा जाए तो। अब पावन भूमि थोड़ा अलग हो गया है। वहां पर एक आर्मी मैन को आपने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो वहां पर क्या चांसेस हैं आम आदमी पार्टी के कि, हालांकि उन्होंने कुछ स्कीम भी आपने घोषित कर दी है फ्री बिजली पानी की, जो दिल्ली के आधार पर है, आपको क्या लगता है कि कैसा रेस्पॉन्स रहेगा वहां पर, और लोगों की जो रुझान है आपके प्रति? हालांकि आपने कुछ रोड शो वगैरह किया था वहां पर, खास तौर से केजरीवाल जी भी गए थे, तो क्या वहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल नया आपका ये एंट्री है वहां पर। बिल्कुल दिनेश जी, उत्तराखंड की भी लगभग समस्याएं वही हैं, थोड़ा बहुत अलग है क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है, तो पहाड़ के एरिया की थोड़ी समस्याएं अलग होती हैं, दुर्गम क्षेत्र है। आर्मी के लोग भी काफी हैं। तो हाँ, वो आर्मी के लोगों की भी पसंद है क्योंकि शांत इलाका है, नेचर से बहुत रिच है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां नेचर से रिच होता है या नेचर को सहेजने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल सरकार का होता है, वहां पर एक बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच की और एनवायरमेंटल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है वो उस एनवायरनमेंट को उल्टा उसका दोहन करने की तरफ, मतलब वो अप्रोच है कि कहां से यहाँ से क्या क्या निकाल के बेचा जा सकता है। यहाँ का टूरिज्म अगर अट्रैक्टिव लोगों को अट्रैक्ट करता है तो कितने ज्यादा यहाँ पर होटल्स और बिल्डिंग्स बना के यहाँ पर डेवलप किया जाता है, जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट के नाम पर होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि उस एरिया की वो ब्यूटी बिगाड़ रहा है, उस एरिया का जो यूएसपी है उसको खत्म कर रहा है, क्राउड बढ़ा रहा है, और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं वो नहीं कर रहा है। क्योंकि आज भी पहाड़ के दुर्गम इलाकों में ना तो पानी पहुंच पा रहा है, ना ठीक से बिजली की सप्लाई जा पा रही है, ना एजुकेशन और हेल्थ केयर वहां पहुंच पा रहा है। तो कुल मिला के ह्यूमन इंडेक्स में तो बिल्कुल ही वो खत्म है। तो पहाड़ में इस कारण से क्या होता है कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम्म। और माइग्रेशन, जब लोकल आदमी माइग्रेट कर जाएगा और बाहर का आदमी आके वहां पर इन्वेस्ट करेगा, तो बाहर के आदमी को आपकी जमीन से प्यार तो होगा नहीं, वो तो पैसे कमाने आया है। तो उन लोगों का वहां पर होना बहुत जरूरी है जिसको अपनी मूल मिट्टी से प्यार होता है। आप अगर गवर्नमेंट कैसे ऐसे आप प्लान, आप कैसे ये चीजें लेके आएंगे पहाड़ों के दुर्गम स्थलों में? स्कूल कैसे बनाएंगे, कॉलेजेस देखिए कैसे बनाएंगे, हेल्थ सेंटर कैसे बनाएंगे? आप बताइए, पानी कैसे पहुंचाएंगे? देखिए बहुत ही साइंस साइंस से की साइंटिफिक अप्रोच से अगर सोचा जाए तो इसमें खाली नियत और साइंस, दो ही चीजों की जरूरत है। वैज्ञानिक सोच, अच्छी नियत। और हमें किसी भी एयर कंडीशन कमरे में या दिल्ली में बैठकर पहाड़ के लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉर्म लेकर अगर पहाड़ के लोगों के बीच में जाएं और उनसे पूछ लें कि क्या आपकी समस्याएं हैं, तो वो समस्या भी बता देगा। वो इतना अवेयर है कि वो उसका कारण भी बता देगा और उसका समाधान भी वही बता देगा। आप उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लीजिए और वही चीजें जो उसकी समस्याएं हैं आप डिलीवर कर दीजिए। इसमें आप इसके लोगों बजाय की आप उसको एक कई इसमें हजार आप करोड़ का पार्क या कई सौ करोड़ की मूर्ति उनको प्रॉमिस कर दें, तो इससे उनका कुछ भला नहीं होगा। तो जहां जो चाहिए वहां वो उसको दे दो, उसको अधिकार दे दो कि वो उसको ऑपरेट भी कर सके, चला सके। जो स्वराज की हमारी अवधारणा थी उसको ऑपरेशन भी दे दीजिए, लोकल लोगों की जरूरतों के हिसाब से लोकल लोग अपना फंड उस तरीके से खर्च कर पाए। अगर इस तरह की गवर्नेंस चेंज आ पाए तो माइग्रेशन भी रुकेगा, लोगों के जीवन खुशहाल होंगे, और टैक्स का जो पैसा है वो और मल्टीप्लाई भी होगा और अच्छी तरह से खर्च होगा। इसमें हम इस अप्रोच को लेकर, आप लोगों की जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और केजरीवाल जी भी एक आईआईटी इंजीनियर रहे हैं और रेवेन्यू सर्विसेज से भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग आप उत्तराखंड में करने जा रहे हैं, नई तकनीक लगा के पानी को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर और बाकी खेती के लायक। हर चीज संभव है। मैं तो कहता हूं कि आप दुनिया देखिए कहां पहुंच गई। हम चांद पे जाके कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, और पहाड़ में जब कोई आदमी जहां रह रहा है
जहां उसका परिवार बसा हुआ है, जब वो बस गया तो सरकार को अपने साधन ले जाने में क्या दिक्कत तो आएगी? क्या जब एक आदमी डॉक्यूमेंट में जाके क्या बस गया, उसने कॉलोनी बना ली या वो वहां पर रहने लगा, तो सरकार भी कर सकती है। तो क्या इलेक्शन डॉक्यूमेंट में आप इन चीजों को प्रॉमिस कर रहे हैं वहां पर डिक्लेयर करके? 100%, 100%। सी एवरीबडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर आदमी को मुफ्त पीने का पानी मिले, मुफ्त बेसिक बिजली मिले, क्योंकि बिजली आज की तारीख में भी वो है। फ्री ट्रैवल भी इसको इंक्लूड करा जाना चाहिए कि जो बेसिक ट्रैवल है, कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जब इस देश में पैदा हुआ, तो अगर उसकी जेब में पैसा नहीं है तो उसको मर जाने नहीं दिया जा सकता। उसको खाने के लिए जितना चाहिए उसके पास होना चाहिए, उसके घर में बिजली जलनी चाहिए, उसके यहाँ पानी आना चाहिए, उसके बच्चों की शिक्षा अगर जरूरत है तो उसके लिए साधन होने चाहिए बिना पैसे के, और घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज होना चाहिए। इतने तो बेसिक दिए जाने चाहिए, और इसके बाद वहां के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, ये अलग से प्लान करके उसको भी प्रॉमिस किया जाएगा। पर तो समस्या उत्तराखंड में ये भी होती प्लान है कि करूंगा। जब इतने खर्चे आप करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, पानी देंगे, इसका खर्चा कोई तो वहन करेगा ना। नहीं, मुझे लगता है कि पब्लिक जो है ऑलरेडी इतना कुछ दे रही है, वो पॉकेट में जाना जो हम बस रोक दें अगर, तो नेताओं ने बहुत 20 साल पहले कहा था कि ऊपर से 100 रुपया चलता है तो नीचे जाके वो 10 रुपए रह जाता है, तो उस 90 रुपए की चोरी को रोकना है बस। आप देखेंगे आप उनके लिए बहुत कुछ कर भी पाएंगे, और उनको इतनी सुविधाएं दे पाएंगे कि वो भी अपने भविष्य के लिए बहुत पैसा बचा सकें और इकोनॉमी में खर्च कर सकें। कुल मिला के सरकार को अगर अच्छी प्लानिंग करनी है तो दिल्ली सरकार से सीख लीजिए कि सरकार भी फायदे में रहती है और नागरिक भी खुश रहते हैं। बस सही नियत की और जो बीच के जो घोटाले गबन है, इनको रोकने की जरूरत है। चलिए वापिस आते हैं योगी जी के राज्य में, और वहां पर आपका उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, और क्या संभावनाएं हैं जीत की? क्या सिर्फ इसको एक फर्स्ट अटेम्प्ट के रूप में, एक ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है, या सीरियस अटेम्प्ट है सरकार बनाने का? कितनी दूरी पार कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि यूपी बहुत ही दुर्गम है और बहुत बड़ा है, एक समुंदर है पूरा, और आम आदमी पार्टी उसमें एक छोटी सी नाव। तो अभी नई पार्टी है, संसाधन हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज वाले या कॉरपोरेट फंडिंग नहीं है। हम अपनी जेब से आज भी पार्टी चला रहे हैं। हमारे घर वालों को शायद लगता है कि बड़ा सीनियर हो गया लड़का, बहुत पैसे वैसे तो मिलते ही होंगे पार्टी से, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आज भी घर के बजट का एक हिस्सा काट के हम पार्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि कल को समाज बदलेगा, देश बदलेगा, कल को मुद्दों की राजनीति होगी। तो इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर लगा हुआ है। हमारे पास सबसे बड़ा जो एसेट है वो हमारा वॉलंटियर है, जो ना सिर्फ बहुत क्वालिफाइड बेस है, राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आता, इसलिए उसके अंदर फ्रेश आइडियाज हैं, और बहुत कमिटेड है, बस एक सपना लेके जी रहा है। तो और पार्टियों को ये सब चीजें हायर करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी उनको वो कमिटमेंट नहीं मिलता। और लेकिन साधनों की कमी के कारण जरूर हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में हम मजबूत ना दिखाई पड़े, कुछ में कम मजबूत दिखें, और कुछ जगहों पर हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहें। तो फिलहाल दिनेश जी, अभी प्लानिंग ये है कि यूपी में सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हम्म। लेकिन अगर लगता है हमें कि इस बात पर भी विचार चल रहा है कि अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये जो बीजेपी है, इसकी जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, जो यूपी इनका कहते हैं ना रावण की नाभि है, अगर इसमें तीर ठीक से लग जाए तो ये जो इनकी धर्म की जो प्रयोगशाला है ये बंद की जा सकती है, पूरे देश में डेवलपमेंट की गंगा बहाई जा सकती है अगर यूपी की राजनीति सुधर जाए तो इस इसमें क्या आप किसी पार्टी से गठबंधन करने की भी सोच रहे हैं? अखिलेश की बिल्कुल पार्टी सोच या रहे हैं, मायावती की बिल्कुल या सोच रहे कांग्रेस की, कोई ऐसी बात हो रही है या ऐसी संभावनाएं हैं? हैं। इसमें दो मेजर हमें ध्यान रखने की बात है हमारे लिए। पहली बात ये कि रिलीजन पॉलिटिक्स में उस पार्टी को नहीं होना चाहिए, और नंबर टू, बीजेपी से किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका सेटिंग का इमेज नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल लगता है कि मायावती जी के साथ ये चीज संभव नहीं है। कांग्रेस का हम्म। कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है, कांग्रेस सिर्फ मीडिया में या प्रियंका जी की न्यूज में दिखाई पड़ती है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार एक्चुअली ग्राउंड पर यूपी में नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले 4-5 दल या जो भी दल स्ट्रांग दिखाई पड़ेंगे और उनके अंदर वो रिलीजियस फेनाटिज्म नहीं दिखाई पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिलता है या बात करते हैं तो हम उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि हमारे जो एजेंडा है, लोगों को जिस तरह के राज हम देना चाहते हैं, बिजली फ्री सबको मिले, पानी मिले, एजुकेशन का ढांचा ठीक हो, इंसाफ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उस पर अगर हमारी किसी से सोच नहीं मिल पाई,
एटलीस्ट कॉमन मिनिमम डिलीवरी प्रोग्राम पर सहमति नहीं बन पाई, तो आम आदमी पार्टी फिर अकेले लड़ेगी, जो भी नतीजा होगा देखा जाएगा, मेहनत की जाएगी। लेकिन आप अकेले लड़ेंगे तो इससे क्या आपको लगता नहीं जो विरोधी पक्ष है वो और कमजोर हो जाएगा? देखिए, पहले से ही विरोधी पक्ष बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी आसानी से उत्तर प्रदेश को छोड़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश, मैं वही कह रहा हूं कि रावण की नाभि है इनके लिए। इनको भी पता है कि यहाँ अगर तीर लग गया तो इनका ये पूरा रावण, मेघनाथ, ये पूरी लंका जो है ये खत्म हो जाएगी। राम का नाम लेते हैं लेकिन एक्चुअली ये सारा लंका का ही टोली है, तो इसका नाम लेके यहाँ पर हावी हैं। यहाँ पर अगर राम के बजाय, राम मंदिर के बजाय राम राज्य की बात होने लगेगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। अब दिक्कत उनको यह है कि राम मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट का घोटाला था, इन्होंने चंदे में भी चोरी कर ली, उसके खिलाफ कौन बोल पाया? सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी बोल पाई। इसलिए कि हमें इस बात का डर नहीं कि हमारे घर में सीबीआई का छापा पड़ेगा तो हमारी कोई बहुत बेनामी प्रॉपर्टीज निकल के आ जाएंगी, इसका डर नहीं है। साफ सुथरे बैकग्राउंड को लेकर, अच्छी नीयत को लेकर, बिल्कुल बिना डरे हम यहाँ के घोटाले खोल रहे हैं, यहाँ पर फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे हैं, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बस एक अच्छी रणनीति और थोड़े से संसाधन ये और जुड़ जाएं तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प इस प्रदेश की जनता को दे देगी। एक प्रश्न आया है, हमारे एक व्यूअर हैं महेंद्र कुमार जी। जी। महेंद्र कुमार जी कहते हैं कि अ, अभी आम आदमी पार्टी ने कुछ 500 नए ट्राई कलर तिरंगे लगाने का फैसला किया है, कुछ 85 करोड़ की कीमत पर। तो क्या आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलनी शुरू हो गई है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि राम की बात करने वाला जरूरी नहीं है कि राम राज्य की भी बात करे। और मैं समझता हूं कि राम की बात करने वाले को राम राज्य को इग्नोर नहीं करना चाहिए। राम की ओके, बात करने को सीता के अधिकारों की भी आप अनम्यूट कर लीजिए। की बात करने वाले, इसी तरह देश की बात करने को, तिरंगा की बात करने को, संविधान, तिरंगा के नीचे जो लोग खड़े हैं उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। हम तिरंगे का सही मतलब समझाना चाहते हैं लोगों को। आप तिरंगे को देखकर गर्व से सिर उठाएं और ये कह सकें कि मुझे गर्व है, मैं इस देश का वासी हूं और मुझे गर्व है कि मैं इस देश के वासी होने के नाते जो मेरे अधिकार है वो मेरी सरकार मुझे देती है। ये अगर कह पाए तो तिरंगे का सम्मान है। और सरकार उसी तिरंगे के नीचे खड़ा करके आपकी जेब काट ले और लूट ले तो वो तिरंगे का फायदा उठा रही है। तो ये बीजेपी की राजनीति को एक्सपोज करने के लिए उनको राष्ट्रवाद का सही मतलब हम सबको जानना जरूरी है। तिरंगे के नीचे खड़ा आदमी खुश है, ये तिरंगे का सम्मान है। तिरंगे को फहरा देना ही और उसके नीचे खड़ा हुआ आदमी अगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं है तो ये तिरंगे का अपमान है। इन दो तिरंगों के बीच का फर्क आम आदमी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो महेंद्र जी का ये भी सवाल था कि क्या इस 85 करोड़ को किसी और वेलफेयर स्कीम के अंदर यूज नहीं किया जा सकता था जहां एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता? बिल्कुल कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी को मैं ये एश्योर करना चाहता हूं कि जो भी पैसा आपकी तरफ से आता है वो एक एक चीज को आपके वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। अब ये 85 करोड़ का जो सवाल है तो ये उस राजनीति को काउंटर करने के लिए है जो आपको मुद्दों से भटकाकर धार्मिक रूप में या राष्ट्रवाद के गलत मतलब बता के आपको भटकाने के लिए जो कोशिश कर रही है उसको काटने के लिए। इसको भी एक तरह से दवाई समझिए, दवाई पे किया जा रहा खर्चा है। दवा कौन सी? जो जहर आपके दिमाग में अगर बोने की कोशिश सत्तासीन पार्टी कर रही है उस जहर की दवा है राष्ट्रवाद का सही मतलब जानना। अगर हम राष्ट्रवाद का सही मतलब जानेंगे तो हर आदमी अपने देश के लिए प्यार करेगा, देश से देश के लिए काम करेगा, देश के लिए वो सही गलत को समझेगा और समझेगा तो देश की तरक्की होगी। थोड़ा पैसा इस तरह के प्रचार में लगना भी चाहिए। जब गलत प्रचार हर तरफ चल रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा सही प्रचार भी होना चाहिए। महेंद्र कुमार जी के इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न आया है हरियाणा से, नांडल साहब का, डीएस नांडल साहब का। ये भी हमारे व्यूअर हैं। कहते हैं पंजाब में क्या हो रहा है? आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे वहां पर, लेकिन अल्टीमेटली जो जनता ने रिजल्ट दिया वहां पर आप अपना ग्राउंड लूज करती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ा एक शार्प क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। हमेशा कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। चुनाव की बात है, पब्लिक तक जाना चाहिए। पब्लिक की नाराजगी को सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। जो लोग खुश हैं वो खुश हैं, ठीक है, लेकिन उसके आधार पर आप अगर रणनीति बनाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। जो नाराज हैं पहले उनकी बात को तो ठीक है, पार्टी अभी 6 महीने हैं चुनाव के,
तो आपके फीडबैक के ऊपर पार्टी बिल्कुल काम करेगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि हर जगह इसको पहुंचाऊं, पंजाब की टीम तक पहुंचाऊं, कि लोगों से जो कनेक्ट है वो वापस से रीस्टैब्लिश करें, उनको ये भरोसा दिलाएं कि आम आदमी पार्टी एक बदलाव का नहीं है। सर अनम्यूट कर लीजिए जी। सॉरी। हाँ, तो मैं इस फीडबैक को जरूर आलोचना के तौर पर, फीडबैक के तौर पे ले रहा हूँ, और पंजाब में जो भी किए जाने की जरूरत पड़ेगी पब्लिक से वापस कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको हम करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शक मित्रों, काफी विस्तार से हमने बात की वैभव जी से, जो स्वयं इंजीनियर भी हैं और एक अच्छी खासी दूरदृष्टि रखते हैं। केजरीवाल साहब के साथ, सिसोदिया साहब के साथ शुरुआत से जुड़े रहे हैं अन्ना आंदोलन से। और जाने से पहले कोई आपका संदेश दर्शकों के लिए? इस देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस देश में हर वो चीज है कि जिसकी वजह से ये देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता है। इस देश को सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है और अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। और अच्छी लीडरशिप किसी और देश से निकल के नहीं आएगी, अच्छी लीडरशिप हमारे बीच से निकल के जाएगी। हमें लगता है अब राजशाही से हमें बाहर आना चाहिए और ये मानना बंद कर देना चाहिए कि ये एक आदमी आएगा महामानव, ये हमारे दुख को दूर करेगा। ऐसा कोई महामानव कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर अपनी गलियों से, अपने मोहल्लों से हमने अच्छे लोगों को, अच्छी नीयत वाले लोगों को चुनकर पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में, नगर निगमों में भेजना शुरू कर दिया और धनबल और बाहुबल को ठुकराना शुरू कर दिया, तो वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा और उन्हीं के बीच से जो आदमी निकलेगा वो आपके भले के लिए काम करेगा। हमें ऐसे अप्रोच की जरूरत है। मतलब वाकई हमारा तिरंगा उस समय लहराएगा और उसके नीचे खड़े लोग मुस्कुराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसी मिशन के साथ हम सारे काम कर रहे हैं और जनता का इसी मिशन के साथ सहयोग मिले तो देश बदलेगा। दर्शक मित्रों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही वैभव जी ने। और दरअसल क्या है कि सारी दुनिया में जो एक ऑटोक्रेटिक प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ रही हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या भी कम होनी शुरू हो गई है। और वहां भी जो डेमोक्रेसी है, कई बार उसको अंग्रेजी में शैम डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, कि वो चाहे वो एर्डोगान की टर्की की हो या बोल्सोनारो की ब्राजील की हो, और भी कई देश हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत भी धीरे धीरे उन्हीं प्रवृत्तियों की ओर जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, जैसे कि वीडम स्वीडन की है, भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी घोषित किया है। कहीं ना कहीं जो एक सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर विनम्रता, महात्मा गांधी की जो विनम्रता थी, वो कहीं लुप्त होती हुई नजर आती है। शायद लोगों के नीचे जब एक कुर्सी आ जाती है तो उस कुर्सी का मद इतना होता है कि उसको संभाल पाना मुश्किल होता है। उसका अभी 2 दिन पहले आपने एक उदाहरण देखा, जहां एक आईएएस अफसर जो एसडीएम थे, उन्होंने कहा कि इनके सिर फोड़ देना। ये बातें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती हैं। ये एक लज्जा का विषय बन जाती है। हम सबको कलेक्टिव रूप से ये सोचना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है, क्या वो भी डेमोक्रेटिक है? क्योंकि जब आप विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में जाते हैं, तो वहां ग्राउंड के ऊपर आपको लोकतंत्र नजर आता है, सिविक सेंस नजर आती है, विनम्रता भी नजर आती है। जब तक वो ग्राउंड पर नहीं आएगी, राजनेताओं में नहीं आएगी, और वो पब्लिक के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुन के सुलझाएंगे नहीं, तब तक वो एक राम राज्य की कल्पना सिर्फ पेपर के ऊपर, कागजों के ऊपर रह जाएगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी राजनेता हैं वो इस बात को समझें, और इसके लिए अगर कोर्स करेक्शन की जरूरत हो तो वो भी कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आपसे विदा, और वैभव माहेश्वरी जी का मैं करूंगा तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत हमारे शुक्रिया। शो में आए, अपने विचारों से हमें अवगत कराया, बेबाकी से बात की। वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों, मिलेंगे फिर नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ बहुत जल्दी। मुझे दीजिएगा आज्ञा। धन्यवाद आप सबका।